Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's video, we are going to talk about the MDCAT. We will solve the MDCAT physics portion of the past paper 2022. So start करते हैं. The first question says, when different resistors are connected across the terminal of a battery, तो EMF के साथ क्या होगा? Both EMF and terminal potential difference gradually change. नहीं, ऐसा नहीं होगा. EMF इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बैटरी. मतलब EMF जो है वो कॉन्स्टेंटली रहेगी. जब भी आप एक बैटरी लेने जाते हैं, लाइक पावर प्लस की बैटरी है, तो इट इज ऑफ 12 वोल्ट. अब वो 12 वोल्ट ही रहेगी. और अगर आपने EMF का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो EMF इज V प्लस IR. V इज द टर्मिनल वोल्टेज. अच्छा, अगर मैं E माइनस IR कर देता हूँ तो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज आ गया. दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला. नाउ यू कैन सी दैट अगर इट्स EMF remains the same because it's the intrinsic property of a cell or a battery, but terminal voltage changes. A terminal voltage is depending upon the internal resistance of a battery. So according to this formula, आपका E option correct होगा. This is the explanation. You can just pause the video, read it. Okay, the minimum energy of photon for pair production. अच्छा, pair production, pair means होता है 2, और आपको पता है कि pair production में आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर मिलते हैं, और एक मिनिमम एनर्जी जो एक प्रोटॉन के पास होती है दैट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब नाउ यू कैन सी दैट दो आपके पास है, एक इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है. तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इट वुड बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स? योर आंसर सी शुड बी करेक्ट. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. The mathematical equation representing Faraday's law, बेटा सबको पता है. इक्वेशन नंबर B, that is EMF is equal to minus delta phi over delta T, that is rate of change of electric flux. Okay, let us move towards the next one. A cyclist moving on a circular track स्किट करता है. क्यों स्किट करेगा? देखें, अगर एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक में साइकिल मूव कर रहा है तो अगर उसकी फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है तो इट विल मूव. स्किट कब करेगा? जब उसकी फ्रिक्शन जो है लेस देन हो टुवर्ड्स द लेस देन द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इट मस्ट बी द ऑप्शन ई. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट डज इट मींस बच्चे? मैक्सिमम फ्रिक्शन. ठीक है, आगे you can just read it to round a corner successfully. The frictional force between the tires and the rost must provide the necessary centripetal force. मतलब कि आपकी centripetal force बराबर होनी चाहिए frictional force, लेकिन if the maximum limiting force is less than the required centripetal force, then friction vehicle skids. अगर आपकी जो centripetal force है वो less than हो friction से, तो आपकी vehicle क्या करेगी? Skid करेगी. Hoping that you understand the point. Let us move towards the next one. A body is dropped from certain height and falls freely. Its velocity after 5 seconds. Certain height है तो भाई आपको पता है इनिशियल स्पीड तो 0 ही होगी. 5 सेकंड के बाद VI प्लस VF इज इक्वल टू VI प्लस AT होता है, लेकिन हम यहाँ पे GT यूज करेंगे क्योंकि कह रहा है वर्टिकली. ठीक है, फॉल्स फ्रीली. तो फॉल्स फ्रीली जब भी वर्ड आ जाए यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. तो VI तो 0 है बेटा. G की वैल्यू होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5. अच्छा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 50, और ये हो जाएगा 49. तो अगर आप 50 भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो 49 हो जाएगा. ठीक है, 49 इट्स C. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. 2 ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग वेव्स, एक ये है वेव की इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन ये है. इन दो वेव्स में क्या डिफर है? अच्छा, अगर आप गौर करें तो दोनों वेव्स के अंदर सेकंड वेव के अंदर ये चीज ज्यादा है. अच्छा, अब ये जो चीज है बेटा इसको कहते हैं हम फेस. ठीक है, तो किस चीज में डिफर कर रही है? फेस में डिफर कर रही है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अच्छा, सेवेंथ है इन इक्वेशन दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये टॉपिक है. अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? अब मैंने पूरी इसकी थियोरी लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. वी नो दैट द नेगेटिव साइन मैथमेटिकली सिग्निफाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है
ये हमेशा उस जानिब होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, यहाँ पर ज्यादा है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, होपिंग दैट मेरा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, ई पॉइंट्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग बी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट एज वेल। लेट अस मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन। अच्छा, अब न्यूट्रॉन की बात आ रही है बेटा। न्यूट्रॉन जो है, इसका जो चार्ज है वो होता है जीरो। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है। मूविंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? देखिए बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, सारी बातें सही है, लेकिन चार्ज ही जीरो है। तो चार्ज जीरो है तो सब अगर जीरो वी बी साइन थीटा जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो फोर्स मस्ट बी जीरो। तो इट विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रेट लाइन। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि भाई एक चीज मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी जब तक कोई भी उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखें, इस ये वाला सवाल हमने ऊपर किया। ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अगर यहां से v यहां चला जाए तो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर हो जाए, लेकिन ये तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, आई आर को उस तरफ ले जाता हूं, तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। तो व्हाट डज इट मीन्स, विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? सो दैट इज बी। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज रिटन बाय। अब ये भी हमने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। द आंसर शुड बी ए। Hoping that you understand the point. Okay, next one. A bullet is fired horizontally with this speed horizontally in the absence of air friction. मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो वेलोसिटी सेम ही होगी आफ्टर 2 seconds. So that is 20. Hoping that you understand the point. अब this particular concept in if Rabe constant for hydrogen is RH, then wavelength lambda of first line in Lehman series is, okay, Lehman series, अब हमें पता है 1 over lambda is equal to Rydberg constant 1 over n1 square n2 square। अच्छा, Lehman series में n1 की वैल्यू होती है 1 और n2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब we just need to solve it, nothing else। ठीक है, lambda की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 over lambda is equal to RH 1 over 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ 2 है, सॉरी दिस वाज 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यू विल टेक एन एलसीएम, दिस विल बी 4, दिस विल बी 1। तो नाउ सी दैट, तो इट विल बिकम RH, और ये हो जाएगा 3 over 4 और 1 over lambda। विल जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3 RH, और यहां पर हो जाएगा लैम्डा। सो दिस इज द आंसर, 4 डिवाइडेड बाय 3 RH। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? इट इज D। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। लेट अस मूव। द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दैट इज Cp, टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज Cv। अच्छा, अब कह रहा है Cp डिवाइडेड बाय Cv, बताएं कि क्या होगा। अच्छा, अगर आपको याद हो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हमने पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। अब यहां से यार आपको एक बात पता चल जानी चाहिए कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, जब तो प्लस R आ रहा है कि Cp बड़ा है Cv से। कितना बड़ा है? R टाइम्स बड़ा है, R जितना ज्यादा बड़ा है। तो अब ज्यादा वाली वैल्यू को, लेट सपोज Cp की वैल्यू हो 2 हो और Cv की 1.5 हो, तो इन दोनों का रेशियो 1 से बड़ा ही आएगा, लॉजिकल सी बात है। तो आंसर मस्ट बी बेटा ग्रेटर देन 1। Hoping that you understand. So yeah, let us move towards the next question. If mass and speed of a moving object is double, मास जो है, जो न्यू मास है वो डबल हो जाए और स्पीड भी डबल हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? अच्छा देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv²। वी ऑल नो दैट। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी में इट विल बी काइनेटिक एनर्जी डैश, क्योंकि चेंज हो गई है, तो m डैश हो जाएगा ये, और v डैश स्क्वायर।
नाउ सी दैट जो न्यू काइनेटिक एनर्जी में मास है वो डबल हो गया है और स्पीड भी डबल हो गई है 2v²। अब यहां आप गौर करें कि 1/2 2m और 2v² तो ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, v के साथ भी है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये v²। नाउ सी दैट 1/2 2 इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाता है 8, तो mv² और यहाँ हो जाएगा 8। अच्छा, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है m1/2 mv² इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, और कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है बेटा, अगर आप मास डबल करते हैं और स्पीड डबल करते हैं, इट इज इंक्रीजिंग बाय 8 टाइम्स। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। अब इस सवाल के डिफरेंट वेरिएशंस आ सकते हैं, लाइक समटाइम्स कहेगा मास हाफ हो गया है तो 0.5 m कर दें, कहेगा स्पीड 3 टाइम्स हो गई है तो 3v कर दें। जो आपकी सॉल्यूशन होगा वो इसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने किया, और आपके आंसर इसी तरह से आते रहेंगे। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, जो आपकी बेसिकली इट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, और कह रहा है कि दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं, बेसिकली कैपेसिटर की बात हो रही है, इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी है, इज इक्वल टू दिस। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। 16 है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन होने लगा है, और देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी द सेम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। एक बॉक्स है जिसका मास है 5 किलो, उसकी वेलोसिटी है 4 kg, तो उसका जो 4 मीटर पर सेकंड जो इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा 6 इंटू 4, तो भाई इनिशियल मोमेंटम बेटा उसका हो गया 24 kg मीटर पर सेकंड। अब ये हम याद रखना है और उसको आगे चलते हैं। कह रहा है एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। अब जो न्यू पीस आया m1 उसका मास है 2 kg, जो एक्सप्लोड हुआ है 2 पीसेस में, पहले का मास है 2 kg, टोटल मास था 6 kg, तो m2 का जो मास होगा जो दूसरा पीस है दैट वुड बी 6 minus 2 दैट इज 4 kg। ओके, कह रहे हैं मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अगर v1 की वेलोसिटी है 8, जो मास 1 है वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया, तो बताइए जो मास 2 है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। सही है, ठीक है। हमें पता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, तो इनिशियल मोमेंटम तो 24 था, फाइनल मोमेंटम इज लाइक m1 v1, क्योंकि दो बॉडीज में एक्सप्लोड हुआ है m2 v2। m1 हमारे पास बेटा 2 है, v1 हमारे पास 8, m2 हमने कैलकुलेट किया दैट इज 4, v2 हमें नहीं पता। ओके, ये 24 2 8 16 और ये हो जाएगा 4v2, 16 यहाँ प्लस यहाँ जाके माइनस, 24 minus 16 is equal to 4v2। अच्छा, 24 minus 16 would be equal to like 8, 4v2। अच्छा, 4 is multiplying, नीचे जाके डिवाइड करेगा, 8 divided by 4 would be 2, तो सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी रहेगी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी होगी बेटा 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, सर ये आपने पॉजिटिव लगाया है, भाई कह रहा था बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो दैट्स व्हाई दोनों का मोमेंटम की डायरेक्शंस सेम थी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। द इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी, तो बेटा ये आपको याद रखना है कि सबसे कम ऑडिबल इंटेंसिटी जो है वो 0 डेसिबल होती है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, आसान है। कह रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफारड, दूसरे की 4 है, ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। हमें पता है कि भाई सीरीज में कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर्स, तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 प्लस 1/4, 4 विल बी द एलसीएम, 2 प्लस 1 इट वुड बी 3/4, तो हमारे पास 1/c वुड बी 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4 would be 3c, तो 4/3 would be c। अब 4/3 सबको पता है 1.33 होगा मेरा बेटा, so the answer would be 1.33 माइक्रोफारड। so that's how we can calculate this। आगे चलते हैं। okay, the experimental proof of particle nature of light। देखिए फर्स्ट टाइम जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जिस चीज ने प्रूव किया था इट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो टेक्निकली जो राइट आंसर होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट
और pair production also talk about the pair production, but sorry, the experimental proof of particle nature of light, but जो first था pioneer experiment था वो photoelectric effect था. So this would be the answer. Electrical energy is dissipated as heat in a resistor that is equal to I square RT. So it would be answer D. Hoping that you understand the point. 1 किलोवाट इज इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो पास्ट पेपर समझने से करने से ये फायदा हो जाता है आपको कि आपका बेसिकली यू अंडरस्टैंड के कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट. किलोवाट आवर बचे बेसिकली जो है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारा 200 यूनिट्स का बिल आया, तो 200 यूनिट मतलब 200 किलोवाट आवर. ठीक, अच्छा 1 किलो का मतलब है 1000 इज अ प्रीफिक्स, वॉट की जगह मैंने वॉट लिख दिया. आवर जो है बेटा 3600 सेकेंड्स. मैं क्या करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 और यहाँ पर हो जाएगा वॉट सेकेंड. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600123 वॉट सेकेंड. डेसिमल पॉइंट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी जितने टाइम्स मूव करेगा. तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड. अब वॉट सेकेंड जो है मेरा बेटा वो बराबर होता है जूल्स के, वो मैं आई प्रूव इट इन अ बिट. तो वॉट सेकेंड इज इक्वल टू जूल. सो कौन सा आंसर हमारा होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर है इट शुड बी. अच्छा अब यहाँ देखें हमारा ये तो आंसर आ ही नहीं रहा कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6. अच्छा तो अगर आप गौर करें कि 3.6 अगर मैं एक पॉइंट पीछे ले जाता यहाँ, इसको मैं यहाँ पर क्या करता 1 2 3 4 5, तो ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाता. तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर बेटा. तो आंसर ई इज करेक्ट. अब ये बता दूं कि वॉट सेकंड जूल के बराबर कैसे है. हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला है वॉट वर्क डन अपॉन टाइम. पावर का यूनिट होता है वॉट, वर्क डन का जूल, टाइम का सेकंड. सेकंड डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. वॉट सेकंड इज इक्वल टू वॉट मेरा बेटा जूल. सो दैट्स हाउ वॉट सेकंड इज इक्वल टू जूल. ओके, यूनिट जूल्स पर कूलम. हमें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. वोल्टेज तो वर्क डन इज जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो वोल्ट का यूनिट होगा जूल्स पर कूलम. ओके, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. 23, according to the law of radioactive decay, the rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present. जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन. लॉजिकल सी बात है, जितना ज्यादा पैसे होंगे उतना ज्यादा खर्च करें, तो बड़ा लॉजिकल सा लॉ है. ओके, द एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय. अच्छा, जो एडी करंट है हमारे जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमारी डिसिपेशन होती है, तो वो हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. बिकॉज वी ऑल वांट के हमारे जो पावर लॉसेस है वो कम हो यूजिंग लैमिनेटेड कोर. अच्छा, व्हाई? हमें पता है कि एडी करंट्स क्या होता है, आर इंड्यूस्ड लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स विद इन द सॉलिड कंडक्टर कोर. अगर ये कोर है हमारी एक सॉलिड कोर है तो इसके अंदर आपके एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और वो हमारा सिस्टम को एनर्जी जाया कर रहा है. बेसिकली एडी करंट से हीट प्रोड्यूस हो रही है. स्लाइसिंग द कोर, अब इस कोर को मैंने डिफरेंट स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब जब भी आप कोई भी सिस्टम देखेंगे जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसके अंदर लैमिनेटेड कोर होती है. क्यों लैमिनेटिंग कोर होती है? क्योंकि वो करंट का जो पाथ होता है वो ब्रेक कर देता है लार्जर करंट का. ठीक है, और वो एनर्जी लॉसेस को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन बाय. कितनी होती है मेरा बेटा? ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25. तो बेसिकली इतनी होती है. ओके, u इज इक्वल टू माइनस जी mass, this is the mass of a body of an object, me, e stand for mass of earth divided by re, the radius of the earth. अब आप में से बच्चे कहेंगे कि सर ये नेगेटिव साइन क्यों नहीं है? भाई दिस इज हाउ वी जस्ट डिफाइंड इट कि टेकिंग इन्फिनिटी एज अ जीरो रेफरेंस पॉइंट, के इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. सो दैट्स व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इनहेरेंटली क्या, नेगेटिव. सही है, समझ आ रही है बच्चे? क्यों?
क्योंकि दैट्स हाउ वी डिफाइंड इट, ठीक। द स्पीड ऑफ अ फोटोन इज, मैक्सवेल्स इक्वेशन से हमने स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट की थी, एंड इट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द आंसर। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक कांस्टेंट एंड epsilon naught is electric constant. A charge q is moving with velocity v parallel to a magnetic field. The magnetic force on charge q would be 0. अच्छा, अब 0 क्यों है? F is equal to q v b sin theta. अच्छा, ये जो sin theta it is the angle between magnetic field and velocity. अब ये कह रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल कितना? 0। तो sin 0 किसके बराबर होगा? साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स हमारी हो जाएगी 0। सो दैट्स हाउ द राइट आंसर शुड बी डी। अगेन कह रहे रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में हो रहा है तो करंट डिफरेंट होगा, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वी नो दैट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम इज 20 वोल्ट, करंट थ्रू 10 ओम विल बी। अब देखें कितना क्वेश्चन को ट्विच किया है कि 5 ओम में कह रहा है कि 5 ओम रेजिस्टर में 20 वोल्टेज है, तो करंट बताइए 10 ओम में कितना होगा? भाई वोल्टेज तो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो होता है वो तो सेम होता है। तो बेसिकली करंट जो वोल्टेज जो 10 ओम रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज जा रहा होगा वो भी 20 वोल्ट ही होगा। अच्छा, करंट का फॉर्मूला होगा बेटा बेसिकली हमारे पास सॉरी V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V ओवर R वुड बी इक्वल टू I। अच्छा, V हमारे पास 20 है, R हमारे पास 10 है, तो I हमारे पास हो जाएगा 2। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड। सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर थे तो इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर ऑफ वेट 8 असेंडिंग विद 0 एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो भाई नेट फोर्स भी 0 होगी, जाहिर सी बात है। तो अपवर्ड फोर्स ऑन इट विल बी 0। अच्छा, सही है, अपवर्ड फोर्स इसकी 0 होगी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओपिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से साउंड वेव ट्रेवल कर रही है दूसरे मीडियम में, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज, विच इज पिच। क्योंकि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी आपकी अनचेंज होती है। फ्रीक्वेंसी को जब ही चेंज कर सकते हैं जब आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा फेमस सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता चलूं कि बहुत सारे एग्जाम्स में आया कॉम्पिटिटिव कि आप एक लाइट को जो है पानी के अंदर डाल दें तो वो लाइट का कलर चेंज होगा क्या? तो जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। सो दैट्स हाउ फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है थ्रू केबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर देंगे, ठीक है, वोल्टेज को बहुत ज्यादा करेंगे और करंट को लो करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पावर लॉस का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, तो जितना ज्यादा करंट ज्यादा होगा तो आपका पावर लॉसेस ज्यादा होंगे। तो करंट को आप कम से कम रखते हैं, वोल्टेज को ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, इसीलिए आपके पास 11,000 वॉट के तार होते हैं। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू द ग्रिड स्टेशन फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन टू योर होम, तो आप चाहते हैं कि भाई 11,000 वोल्ट हो उसका जो वोल्टेज है, क्योंकि पावर लॉसेस कम। ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपने पढ़ा भी होगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस एज वेल सो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर मेरा बेटा। या अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये आपकी बॉडी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे आपने वेलोसिटीज मेजर करनी है। अब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 है, ठीक है, हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, एंड दीज आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली। अब इन सब का आप एवरेज ले लो, ठीक है, वी एवरेज, सारी वेलोसिटी का एवरेज सबको प्लस करेंगे तो इट वुड बी 126 है, तो और 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? 20।
तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी. सो दैट्स हाउ 33 every particle of a rotating disk move with constant angular velocity. ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है रेडियस के ऊपर. ओके, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करता है तो वो चेंज होती है, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा. हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. आगे चलते हैं. एक प्रोटॉन है, इसका चार्ज इतना है, इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट. एनर्जी कितनी गेन करेगा? अच्छा, हमें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज और वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज. वो तो चेंज इन द एनर्जी वी क्यू. वी हमारे पास है 20. अच्छा, 20 को 2 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और चार्ज हमारे पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अच्छा, अगर मैं इसको 20 ही रहने दूं तो इट वुड बी फाइन. 20 multiplied by 1.6, it would be 32 into 10 to the power minus 19 joules. So the correct answer would be minus 32 into 10 to the power minus 19. अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो आंसर ए आ जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स. हमारे पास जो बेटा वेव्स होती हैं, एक वेव बनाओ तो वेव का जो मैक्सिमम जो रेस्ट पोजीशंस होती हैं वो नोड्स, उस पे नोड्स होते हैं. ठीक है, एक नोड एक नोड एक नोड, और जो मैक्सिमम पोजीशंस होती हैं बेटा उस पे हमारे एंटी नोड्स बनते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक वेव के अंदर हमारे पास दो नोड्स, 3 नोड्स होंगे, 2 एंटी नोड्स होंगे, और 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज हाफ द वेवलेंथ. देखो यहां से यहां तक हाफ द वेवलेंथ, आधी वेव मुकम्मल हो गई है, यहां से यहां तक आधी वेव मुकम्मल हो गई. ठीक है, सो दिस वुड बी सी. अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, इसका एडवांस लेवल क्वेश्चन दे देंगे भाई 2 वेव्स हैं, उनके दरमियान कितने नोड्स आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन. सो यू कैन इजीली सॉल्व इट अगर आपको ये डायग्राम याद होगी. आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अ कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट वुड बी सेम. अच्छा, क्यों सेम है? क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. तो नेचुरल प्रॉपर्टी है तो सेम ही रहेगी, भले 2 हिस्से कर दें 2000 कर दें. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. 37. इफ अ स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कट इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स. तो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या होगा? भाई हमें ये पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का ये रिलेशन आपने याद करना है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम स्प्रिंग कांस्टेंट, और जितनी कम लेंथ उतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट. तो भाई ये तो कम हो गई ना लेंथ, कितनी कम हो गई? 3 टाइम्स कम हो गई, 3 हिस्सों में बांटा है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना बढ़ जाएगा. ठीक है, तो आंसर वुड बी डी. ओके, 38. 4 cells of EMF 3 volt are connected in series. This is a key point. अच्छा, अब यहाँ देखिए सीरीज में वोल्टेज या EMF सिंपल ऐड होती है, तो हमारे पास कितने हैं सेल्स? 4 हैं. 3 + 3 + 3 + 3, तो इट वुड बी 12 वोल्ट. आंसर वुड बी ए. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स सेकंड ऑफ मोशन. ओके, आगे चलते. द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग SHM, बेटा ये है, और हमने पढ़ा है A is inversely directly proportional to the negative of x, A is equal to minus kx. हमने बहुत पढ़ लिया है ये. आगे चलते हैं. A body moves in a circle with constant speed, radius r, time t. The centripetal acceleration is given by. अगर आपको याद होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो हमने क्या पढ़ा है? v²/r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? v²/r. अच्छा, अब v किसके बराबर होता है? r ओमेगा. तो AC इज इक्वल टू v की जगह मैंने लिखा r ओमेगा डिवाइडेड बाय r, इसके ऊपर स्क्वायर का. नाउ सी दैट इट इज r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. एक r से एक r कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा, अब बॉडी इज मूविंग इन अ फुल सर्कल, तो ओमेगा होता है 2 पाई ओवर t. तो अब यहां देखें r ओमेगा की जगह लिखा 2 पाई ओवर t, इट इज होल स्क्वायर. ओके, तो
आर अपनी जगह, 2 का स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, और अच्छी तरह से लिखें 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर वुड बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो यहां देखेंगे कौन सा सही है, 4 पाई स्क्वायर आर टी स्क्वायर, सो दैट इज बी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। आगे चलते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ओके, अब यहां देखें एनर्जी का फॉर्मूला जो है E n इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। फर्स्ट बोहर रेडियस कह रहा है तो n की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो बेसिकली एनर्जी जो हो जाएगी 1 स्क्वायर E1, तो एनर्जी आपके पास सिंपल हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां तो काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा बेटा इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली माइनस ई, तो माइनस ई का था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज बी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, लेंज लॉ इज अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने ये पढ़ा है, फैराडे लॉ के बाद लेंज लॉ आता है जिसने नेगेटिव साइन हमें डिफाइन करके दिया था। The rate of doing work is 0 when the angle between force and velocity। अच्छा, हमारा जो रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा होता है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी विच इज एफ वी कॉस थीटा। होपिंग दैट ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। और कॉस थीटा हमारा जीरो कब होता है? जब थीटा आपका 90 हो तो कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ वर्क विच इज पावर विच इज इक्वल टू 0, सो आंसर वुड बी ई। ओके, आगे चलते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज गिवन बाय। अगर आपको याद होगा तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 divided by the lambda, so that is E. Hoping that you understand. Two similar point charges, दो चार्जेस हैं हमारे पास, each of 1 कूलम, तो Q1 और Q2 बराबर हैं 1 कूलम के। इन फ्री स्पेस डिस्टेंस है इनका 1 मीटर। तो बताइए फोर्स कितनी होगी? रिपेल ईच अदर, तो सेम चार्जेस हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कह रहा है फोर्स कितनी होगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, R भी 1 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू K। अच्छा, देखें 1 1 जार 1, नीचे भी 1, और यहां देखें सिंपल हो जाएगा F इज इक्वल टू K, और K इज अ कांस्टेंट विच वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, तो कितनी फोर्स होगी? इतनी फोर्स होगी, दैट वुड बी आंसर E। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। हाँ, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर द रिएक्शन। क्या है? मिसिंग पार्टिकल क्या होगा? अगर आप गौर करें तो ये N, ठीक है, इसका जो मास है 14, एटॉमिक नंबर 7, हीलियम 4 और ये 2, ऑक्सीजन 8, 17 और प्लस। अब यहां गौर करें 14 प्लस 4 तो इट वुड बी 18, mass number is 18, यहाँ mass number है 17। okay, atomic number 7 plus 2 is 9। अच्छा, atomic number is 9 और यहाँ पर है 8। अब एक ऐसा चाहिए, एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका atomic number भी 1 इंक्रीज हो, अगर उसको ऐड करूं, और mass number भी 1 इंक्रीज हो। तो ऐसे तो atomic number जो 1 इंक्रीज करे दैट इज न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन mass number तो इंक्रीज कर सकता है, बट atomic number नहीं कर सकता क्योंकि चार्ज नहीं है उसके पास। ठीक है, तो कौन सा है? वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन मैस नंबर भी 1 इंक्रीज करेगा और चार्ज नंबर भी 1 इंक्रीज करेगा, सो दैट इज आंसर ए। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। 48 पर चलते हैं। कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड रिड्यूस डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर हमारी रिड्यूस हो रही है, करंट आगे जा रहा है, तो करंट आगे कब जाता है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग में जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एक पार्टिकल है बेटा, मास m, उसका चार्ज q है, प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एंगल पे, रेडियस किसके बराबर होगा उसका? ओके, तो अगर आप रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू mv
साइन थीटा ओवर क्यू बी। ओके, तो रेडियस इसके बराबर होगा। प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, इसके बहुत क्वेश्चंस आए पास पेपर के अंदर। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड इन, इसका क्या यूनिट हो सकता है? तो हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, फॉर्मूला पता है। सी इसमें स्पेसिफिक हीट है। अब डेल्टा क्यू इज मेजर्ड इन जूल्स, एम इज मेजर्ड इन किलोग्राम, सी नहीं पता, डेल्टा टी इज मेजर्ड इन केल्विन। अब जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम डॉट केल्विन, इट इज द यूनिट ऑफ दिस। अगर इसको मैं और अच्छी तरह से लिखूं, जूल kg -1 Kelvin -1, so which is answer C, it should be correct. Okay, first law of thermodynamics मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हमें पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अच्छा, तो अब इसमें से मेरे पास अगर मैं डेल्टा Q माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा, या ठीक है अगर मैं डेल्टा W को ऐसे ले जाऊं तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U, तो ये भी करेक्ट है और ये हमें बता रहा है। अच्छा, अब इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, विच इज आंसर E. Okay, hoping that you understand. The angular momentum of a particle changes from this to this in 4 seconds. Magnitude of torque. अच्छा, जिस तरह से force is rate of change of momentum, linear momentum, torque is rate of change of angular momentum. Okay, तो आप देखें चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम 720 है, इनिशियल 0 है, टाइम है 4, 720 माइनस 0 720 डिवाइडेड बाय 4, 720 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 180। सो आपका टॉर्क होगा 180। एक ऑब्जेक्ट फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड मूव कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड मूव करता है, यू नो दैट वी कॉल इट सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल्स आपने बहुत सुने होंगे क्योंकि उनकी जो स्पीड है इट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। आखिरी, इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 2, इज इंसर्टेड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ चार्ज 20 माइक्रोफराड, उसका जो कैपेसिटेंस है वो इतनी है, तो बताइए न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? वी नो दैट जब भी आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस में चेंज आता है, और कितना चेंज आता है? विच इज दिस इनिशियल कैपेसिटेंस ही बेटा हमारे पास 20, और जो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था विच वाज 2, तो 2 इंटू 20 वुड बी 40। तो देखें कितनी हो गई, ये डबल हो गई। अब आप कहेंगे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा बेटा उतनी ही टाइम्स आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड मेरा बेटा। So this was it from my side. Inshallah, see you in the next video. If you have any question, you can write down in the comment box.